नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सेबी के T+1 सेटलमेंट रूल्स के बारे में। तो यहां बेसिकली हम बात करें सेबी के T+1 सेटलमेंट रूल के बारे में, उससे पहले हम ये जानते हैं कि T+2 वर्किंग डे का सेटलमेंट क्या होता है, और फिर उसके बाद समझेंगे T+1 वर्किंग डे का सेटलमेंट साइकिल क्या होता है, और उसके बाद समझेंगे कि सेबी ने बोला क्या है। तो बेसिकली ये लाइव एग्जाम्पल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम जानते हैं सबसे पहले कि T+2 वर्किंग डे का सेटलमेंट साइकिल होता क्या है। तो यानी कि T का मतलब होता है यहाँ पर ट्रेड। अगर सपोज करो आपने आज कोई शेयर बाय किया है तो उसको बोलेंगे हम T मतलब ट्रेड डे। T+1 होता है ट्रेड, यानी कि जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया है, +1 वर्किंग डे। अब ट्रांजेक्शन आपका बाय भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है। T+2 होता है ट्रेड प्लस सेकेंड वर्किंग डे। तो अगर इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने जो टेबल बनाई है वो आई है 9 सितंबर से, और यहां 10 सितंबर को है फ्राइडे। तो यहां पर फ्राइडे की छुट्टी है, तो 10, 11, 12 3 दिन की छुट्टी है। देखिए आप, ये 3 दिन का हॉलीडे है। तो जब हम बात करते हैं वर्किंग डे के सेटलमेंट की, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर सपोज करो आपने किसी शेयर को मंडे को बाय किया, तो ये हो जाएगा T, ट्यूसडे को हो जाएगा T+1, और यहां पर हो जाएगा T+2। यानी कि अगर आपने शेयर को मंडे को बाय किया है तो आपके पास डीमेट अकाउंट में शेयर कब आएंगे? वेडनेसडे को आएंगे। और अगर आपने सेल किया है तो आपके पास पैसा कब आएगा? वेडनेसडे को आएगा। सेम हो गया। अब बात करते हैं दूसरा सिनेरियो की, कि अगर आपने इसको थर्सडे को बाय किया है, तो यहां पर देखिए आपने थर्सडे को अगर बाय किया तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन छुट्टी है, तो ये तीनों डे जो हैं वो काउंट नहीं होंगे। तो हमेशा याद रखिएगा वर्किंग डे की बात होती है जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं। मंडे को हो जाएगा T+1 और ट्यूसडे को हो जाएगा T+2। तो शेयर आपके अकाउंट में कब आएंगे? ट्यूसडे को आएंगे। आपने थर्सडे को बाय किया था लेकिन 3 दिन बीच में छुट्टी थी, तो आपका T+2 वर्किंग डे का सेटलमेंट साइकिल कंप्लीट होता है ट्यूसडे को। तो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आएंगे ट्यूसडे को। सेम वे में अगर आपने शेयर को सेल किया है तो आपके पास पैसा कब आएगा? ट्यूसडे को आएगा। समझ में आ गया T+2 वर्किंग डे का सेटलमेंट साइकिल। वर्किंग डे हमेशा इसीलिए बोल रहा हूं कि ताकि आपको ये पता रहे कि अगर कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडे है अदर देन सैटरडे संडे, तो वो भी काउंट नहीं होगा। उसके बाद जो अगला वर्किंग डे आएगा वही काउंट होगा। तो सेम वे में क्या हो जाएगा, जब आप T+1 वर्किंग डे की बात करेंगे तो यहां पर सिर्फ आपका जो ट्रेड है, यानी कि जो आपने ट्रांजैक्शन किया है, वो सेटलमेंट हो जाएगा एक वर्किंग डे के अंदर अंदर। यानी कि अगर आपको इसी चीज में अगर हम देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा कि अगर आपने कोई शेयर मंडे को बाय किया है तो आपका ट्यूसडे को ही आपका शेयर जो है वो डीमेट अकाउंट में आपके आ जाएगा। यानी कि आपको 2 दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा। इवन अगर आपका जो पैसा है तो पैसे का रोटेशन बढ़ जाएगा। सोचो, पहले आपके 2 दिन लगते थे आपको। मंडे को अगर आपने शेयर सेल किया तो पैसा आपके अकाउंट में वेडनेसडे को आता था, लेकिन अब क्या होगा? ट्यूसडे को आ जाएगा। और सेम वे में अगर आप थर्सडे को बाय करेंगे और 3 दिन के बीच में छुट्टी आ जाती है, तो आपका T+1 जो है वो मंडे को कंप्लीट हो जाएगा और शेयर आपके डीमेट अकाउंट में मंडे को आ जाएंगे। तो ये जो साइकिल है बेसिकली जो सेबी है इसको छोटा करना चाहती है। बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी कि इस साइकिल को छोटा कर दिया जाए, T+1 वर्किंग डे कर दिया जाए। लेकिन यहां पर अब चैलेंजेस क्या है और सेबी क्या बोलता है, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो जो सेबी का सर्कुलर आया है उसको आप देखेंगे, T+1 रोलिंग सेटलमेंट ऑन एन ऑप्शनल बेसिस। याद रखिएगा यहां पर ये एक चीज और लगा दी है, ऑप्शनल बेसिस, क्योंकि देखो एकदम से लागू करना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या करा है, इसको ऑप्शनल बेसिस पे रखा है। अब यहां पर अगर बात करें कि पहले क्या होता था, T+3 वर्किंग डे का भी रोलिंग सेटलमेंट साइकिल चलता था। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि T+3 वर्किंग डे का। T+2 कब आया? 1 अप्रैल 2003 से T+2 वर्किंग डे का आया था। अगर उससे पहले बात करें तो T+3 वर्किंग डे का सेटलमेंट साइकिल चलता था, और बहुत पुराने टाइम पे बात करें तो वहां तो एक एक हफ्ता लग जाता था सेटलमेंट में, जब सब काम मैनुअली होता था। ठीक है ना। तो यहां पर बेसिकली सेबी ने यही कहा है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस एंड डिपॉजिटरी हैं, वो बहुत टाइम से बोल रहे थे कि इसको T+2 से T+1 करो। तो यहां पर इन्होंने क्या किया है कि स्टॉक एक्सचेंजेस को ये ऑफर दिया है कि T+1 और T+2 वर्किंग डे का सेटलमेंट जो साइकिल है या रोलिंग सेटलमेंट साइकिल है उसको वो चूज कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है। इसके अंदर आगे क्या बोला है इन्होंने, स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्टॉक ब्रोकर कुछ नहीं कर सकता है, एक्सचेंज को करना है। एक्सचेंज कौन से? हमारे BSE और NSE, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो BSE NSE पे छोड़ दिया है कि आप क्या कर सकते हैं, T+1 वर्किंग डे का जो सेटलमेंट साइकिल है वो किसी पर्टिकुलर स्क्रिप यानी कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए भी चूज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है स्टॉक एक्सचेंजेस को कि आप जो T+1 सेटलमेंट का साइकिल है वो पर्टिकुलर स्टॉक में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उठाया और पूरे स्टॉक मार्केट में जितने भी शेयर हैं सबके साथ लगा दिया, नहीं, आप पर्टिकुलर कोई स्टॉक चूज करके उसको T+1 वर्किंग डे में डाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा हमें एडवांस नोटिस
एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर। तो 1 महीने पहले आप नोटिस दोगे, उसके बाद ही हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये चेंज आप करोगे इसके लिए आपको सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द पब्लिक एट लार्ज, तो सभी को बताना पड़ेगा भाई। कि सपोज करो कि ये स्टॉक एक्सचेंज अगर चेंज करता है कि रिलायंस में बोल दिया उसने कि T+1 वर्किंग डे का सेटलमेंट साइकिल होना चाहिए, तो ये पब्लिकली सबको पता होना चाहिए, आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ साथ सभी को, ठीक है ना। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला कि अगर आप कोई T+1 सेटलमेंट साइकिल को चूज करते हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, तो याद रखिएगा उसको मिनिमम आपको चलाना पड़ेगा 6 महीने तक। ये नहीं है कि भैया आज चेंज किया उसके बाद आप 1 महीने बाद आके बोलो कि नहीं 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 भैया T+2 वर्किंग डे करो, नहीं होगा। अगर आपने रिलायंस को T+1 वर्किंग डे में डाल दिया तो अगले 6 महीने तक आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, T+2 सेटलमेंट साइकिल पे स्विच करने से पहले फिर वापस आपको 1 महीने एडवांस पहले बताना पड़ेगा मार्केट को कि भैया हम इसको चेंज करने जा रहे हैं, तो आपको 1 महीने पहले फिर बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि मिनिमम आपको किसी स्क्रिप्ट को अगर चेंज करते हैं तो 6 महीने तो आपको चलाना ही चलाना है, और 1 मंथ का प्रायर नोटिस देना है, चाहे उसको चालू करना है चाहे बंद करना है। और यहां पे देखिए जैसे लिख दिया कि चाहे T+1 या T+2, इन दोनों में से वाइस वर्सा, T+1 से T+2 करते हो, T+2 से T+1 करते हो, कोई भी चेंज करते हो तो वो सब्जेक्ट टू मिनिमम पीरियड जो है वो रखना ही पड़ेगा, और नोटिस पीरियड यानी कि मिनिमम 6 मंथ और नोटिस पीरियड 1 मंथ इन एडवांस। तो ये दोनों चीजें आपको करनी पड़ेगी। और यहां पर ये बताया इन्होंने कि कोई नेटिंग नहीं होगी T+1 T+2 सेटलमेंट के बीच में, तो ये तो ठीक है। अगर बात करें आगे, और यहां पर सेबी ने साफ साफ बताया है 7वें पॉइंट में कि T+1 अगर आप लागू करते हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में तो उसके अंदर फिर वो सभी के लिए लागू होगा, चाहे वो फिर ब्लॉक डील हो, बल्क डील हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें सभी में T+1 रोलिंग सेटलमेंट साइकिल ही एप्लीकेबल होगा। अब हम बात करते हैं कि लागू कब से होगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इफेक्टिव कब से होगा। ये बेसिकली 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव होगा। और यहां पर जो सेबी ने बोला है वो ये बोला है कि देखो 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव तो होगा, लेकिन कंडीशन सेम रहेगी कि आपको 1 मंथ प्रायर नोटिस देना है, एडवांस में बताना है, और उसके बाद 6 महीने तक तो मिनिमम आपको चलाना ही चलाना है। तो हो सकता है कि अब जो एक्सचेंजेस हैं वो कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टेड स्टॉक्स को लेकर आए T+1 रोलिंग सेटलमेंट साइकिल में, और उसके बाद इसको करें। तो बेसिकली ये पूरा ओवरऑल नियम था। लेकिन यहां पर अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें फायदा किसको और नुकसान किसको है। देखो फायदा किसको है मैं आपको बता देता हूं। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जितने भी लोग करते हैं उनके लिए तो बहुत फायदा है कि भैया उनका जो पैसे का रोटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो वो जल्दी से जल्दी भाई T+1 वर्किंग डे में उनका पैसा भी आ जाएगा, शेयर भी सेल हो जाएगा, डीमार्ट अकाउंट में भी आ जाएगा। तो जितने भी लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं उन सभी का तो ये दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जो उनको चेक देते हैं सीधा, कि ये जो चेक वाला प्रोविजन है कि बैंक चेक को सेटलमेंट करने में कितना टाइम लेता है, तो बेसिकली 1 दिन में चेक का भी सेटलमेंट हो जाना वो पॉसिबल होता नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या है, स्टॉक ब्रोकर को प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहां पर हो सकता है कि स्टॉक ब्रोकर को क्या करना पड़े कि उस चेक के बिहाफ पे उस कस्टमर को पैसा अपना देना पड़े, यानी मार्केट में पैसा अपना लगाना पड़े चेक को क्लियर होने से पहले। तो यहां पर ये जो बर्डन है थोड़ा सा स्टॉक ब्रोकर पे आ सकता है, या फिर अगर स्टॉक ब्रोकर मना कर दे कि भाई मैं तो चेक आपसे लूंगा ही नहीं, मैं तो सारा का सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करूंगा, तो बहुत सारे अभी भी एरिया ऐसे हैं जहां पर ये चेक से ही काम होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होती है। तो नो डाउट इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा इंपैक्ट जरूर आएगा, हाँ, लेकिन कितना इंपैक्ट आता है, क्योंकि ज्यादातर जो डिजिटाइजेशन की तरफ इंडिया बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से हो सकता है थोड़े टाइम की प्रॉब्लम रहे, लेकिन बाद में सभी लोग इसको ऑनलाइन ही करने लग जाए। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।